इंडिया की 40% से ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं सिर्फ एक बेल्ट से। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब ध्यान दीजिए, इसे ही कहते हैं हिंदी बेल्ट। और हिंदी बेल्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब जो इसे जीत गया वो सीधा दिल्ली में प्रधान सेवक की कुर्सी के आसपास टहलने लगेगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई नेता कहे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दो, तो वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि इससे पॉलिटिकल दो फायदे होते हैं। नंबर एक, पूरा हिंदी बेल्ट एक इमोशनल नैरेटिव में यूनिफाई हो जाता है। ये इमोशन बेस्ड मोबिलाइजेशन चुनाव में इतने अच्छे से काम करता है कि इसके बाद नेताजी को जमीन से जुड़े मुद्दों पर बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। नंबर दो, साउथ और ईस्ट की रीजनल पार्टियां डीएमके, टीएमसी, बीजेडी, जेडीएस, शिवसेना, जिनकी पॉलिटिक्स रीजनल प्राइड और लैंग्वेज आइडेंटिटी पर टिकी है, उनको साइडलाइन करने का एक परफेक्ट तरीका मिल जाता है। अब ऐसे में कोई भी रीजनल पार्टी बस बोल भर दे कि हिंदी इंपोजिशन बंद करो, उसके बाद तमाम नेता, न्यूज चैनल्स और उनके गोदी एंकर्स उसे एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग साबित करने में लग जाएंगे। पब्लिक की निगाह में कैसे भी उसे बस देशद्रोही बना दो, उस पार्टी का काम तमाम मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अब ये फॉर्मूला डिकोड कर लिया गया है, क्योंकि रीजनल पार्टीज को ये समझ आने लगा है कि हिंदी थोपे जाने के खिलाफ अगर मोर्चा खोला जाए तो उसमें भी एक पॉलिटिकल एडवांटेज है। यही कारण है कि अब हर पार्टी अपनी रीजनल लैंग्वेज को इलेक्टोरल वेपन बना चुकी है। अभी हाल ही में 29 जून को महाराष्ट्र के ठाणे स्थित एक दुकान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं। दुकान पर जाकर इन्होंने दुकानदार से पानी मांगा, लेकिन दुकानदार से गलती ये हो गई कि उसने जवाब हिंदी में दिया। बस यही बात MNS के लोगों को खटक गई। इस पर उन्होंने दुकानदार को धमकाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। दुकानदार ने जवाब दिया कि महाराष्ट्र में तो कई भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए, बहस हो रही है भाषा पर और नतीजा मारपीट पर आ जाती है बात। MNS के मुस्तंडे, अब मुस्तंडे ही कहेंगे, दुकानदार के साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रिडिक्टेबल तरीके से किसी ने इस घटना का वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हो गया। अब आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम डिपार्टमेंट योगेश कदम, बयान देते हैं। वो कहते हैं, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं, किंतु परंतु लेकिन बट मैं ये भी कह देता हूं कि मराठी भाषा का कोई भी अपमान हम नहीं सहन करेंगे। मतलब उन्होंने कंडेम तो किया, लेकिन साथ में एक तरह से जस्टिफिकेशन भी दे दिया गया। ऐसा ही एक और केस पुणे में हुआ। वहां MNS के कुछ वर्कर्स ने न केवल एक व्यक्ति को ट्रैक डाउन किया, बल्कि उसके घर पहुंच गए, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर राज ठाकरे के खिलाफ एक ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट किया था। उसे अच्छे से सबक सिखाया गया और फिर पुलिस को सौंप दिया गया। मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई इसलिए कर दी गई क्योंकि वो मराठी ठीक से नहीं बोल पाया। डोंबिवली में एक महिला को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने एक्सक्यूज मी अंग्रेजी में बोल दिया था, मराठी में नहीं। अब इस तरह की घटनाओं को कुछ लोग छोटी मोटी बातें कहकर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। अगर आप किसी दुकान में काम करते हैं और मराठी नहीं बोलते तो आपको एक चांटा पड़ सकता है। आप टैक्सी चलाते हैं लेकिन मराठी नहीं आती तो भी एक थप्पड़ तय है। बैंक में नौकरी है लेकिन मराठी कमजोर है तो भी एक टाइट स्लैप। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी ऐसा कर रही है। उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे भी कहते हैं, मराठी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि कोई भी भाषा, चाहे हिंदी हो या कोई और, मराठी लोगों पर थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली महाराष्ट्र में आने वाले लोकल बॉडी चुनावों के लिए ये लैंग्वेज आइडेंटिटी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। एक तरफ है राज ठाकरे, जिनका पॉलिटिकल करियर अब मराठी मानुस के भरोसे टिका है, और दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे, जिनकी शिवसेना अब मराठी प्राइड को अपना ट्रेडमार्क बना चुकी है। कुल मिलाकर राज ठाकरे की MNS हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दोनों मराठी अस्मिता को अपना सेंट्रल इलेक्शन प्लैंक बना चुके हैं। उसके बाद आती है बीजेपी, जो इस पूरी इक्वेशन में थोड़ी कंफ्यूज्ड है। हिंदी को जोर से पुश भी नहीं कर सकती क्योंकि आरोप लगेंगे कि ये तो नॉर्थ इंडिया की भाषा थोप रहे हैं, और मराठी सेंटिमेंट्स को इग्नोर भी नहीं कर सकती। तो अब इसके लिए बीजेपी नेता नीतीश राणे ने एक शॉर्टकट लेते हुए सीधा लैंग्वेज से कम्युनल लेन में यू टर्न मार दिया। उन्होंने मराठी कार्यकर्ताओं को ही चैलेंज कर डाला। वो कहते हैं, अगर इतनी ही मराठी की चिंता है तो जाओ मोहम्मद अली रोड और नूल बाजार
और वहां के लोगों से मराठी बुलवाकर दिखाओ। माने उन इलाकों में जाओ जहां बेसिकली मुसलमान रहते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को तुम लोग क्यों मार रहे हो? हिम्मत है तो गोल टोपी वालों और दाढ़ी वालों को पीट कर दिखाओ। नए नए हिंदू हृदय सम्राट बने नैरेटिव इंजीनियर नीतीश राणे कुछ साल पहले तक महाराष्ट्र वालों को उकसा रहे थे कि यूपी बिहार वालों से नहीं, गुजरातियों से लड़ो। आज उकसा रहे हैं कि मुसलमानों से लड़ो। मतलब ये आदमी कभी भी ये नहीं कहता कि लड़ना बंद करो, ये गलत है। ये हमेशा सेकंड ऑप्शन देता है, नहीं इससे नहीं उससे लड़ो। कुल मिलाकर लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले मुद्दे को कम्युनल डायरेक्शन में मोड़ देने की कोशिश हो रही है। अब इस राजनीति के बीच में खबर यह भी आ रही है कि 2025 मतलब इसी साल के पहले 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 750 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। लेकिन इस खबर को लेकर अभी तक महाराष्ट्र में ना तो किसी के गाल पर चांटा मारा गया है और ना ही किसी पार्टी ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाया। वहीं दूसरी तरफ लैंग्वेज और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पूरे जोरों पर है। तमिलनाडु, कर्नाटक और अब महाराष्ट्र, ये साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार का हिंदी इंपोजिशन फॉर्मूला अब कई राज्यों में उल्टा पड़ता जा रहा है। बीते कुछ सालों में केंद्र की सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के मुद्दे पर सालों तक राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। लेकिन अब रीजनल पार्टीज को यह समझ आने लगा है कि हिंदी थोपे जाने के खिलाफ अगर मोर्चा खोला जाए तो उसमें भी एक पॉलिटिकल एडवांटेज है। दिल्ली के डिसीजन मेकर शायद ये बात भूल जाते हैं कि जितना उन्हें हिंदी से प्यार है, उससे कहीं ज्यादा साउथ इंडिया में लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी अस्मिता से जुड़े हुए हैं। 1965 में तमिलनाडु में जो एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद से लेकर आज तक इंडिया की हिस्ट्री में लैंग्वेज वॉर्स की पूरी सीरीज चलती रही है। लेकिन अब जो पॉलिटिशियंस खेल खेल रहे हैं, ये सिर्फ एक लैंग्वेज वॉर नहीं है, ये एक ऐसी राजनीतिक आग है जो अगर सही वक्त पर नहीं बुझाई गई तो देश की नींव तक को झुलसा सकती है। क्योंकि जरा ध्यान दीजिए, भारत की इकोनॉमी पहले से ही स्ट्रगलिंग है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं दिख रही, जॉब स्टैग्नेंट है और जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ पिछले 50 महीनों में सबसे कम है। अब सोचिए, अगर इस टाइम पर लैंग्वेज के नाम पर एक और लड़ाई खड़ी कर दी जाए तो इसका असर सिर्फ सोशल हार्मनी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सीधा इकोनॉमिक फ्रैक्चर होगा। एक नया पॉलिटिकल डिवाइड, एक नया वोट बैंक पोलराइजेशन और हमारी पहले से ही फ्रजाइल इकोनॉमी और ज्यादा फ्रजाइल हो जाएगी। जब राज ठाकरे ने एमएनएस की शुरुआत की होगी तो शायद उनकी सोच रही होगी कि एक दिन वो महाराष्ट्र की राजनीति के टॉप पर होंगे। 2009 में एमएनएस ने विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। लोगों ने उन्हें शिवसेना का असली उत्तराधिकारी भी माना। लेकिन उसके बाद से हार का एक ऐसा सिलसिला चला कि पिछले चुनाव में एमएनएस एक भी सीट न जीत पाई। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की जड़ें मराठी अस्मिता में है। शिवसेना इसी विचार पर बनी थी, टू प्रोटेक्ट मराठी कल्चर और लैंग्वेज आइडेंटिटी। मगर इन सालों में राज्य में भारी माइग्रेशन हुआ, इंग्लिश और हिंदी का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब पॉलिटिशियन उसी जमीन में चुनावी चिंगारी ढूंढ रहे हैं। नैरेटिव बनता है कि मराठी मानुष खतरे में है, लेकिन क्या ये सच है? डेटा कहता है कि मराठी आज भी महाराष्ट्र की सबसे डोमिनेंट लैंग्वेज है। करीब 8 करोड़ लोग यानी लगभग 70% जनसंख्या मराठी को अपनी मदर टंग मानती है। इसके बाद हिंदी 13%, उर्दू 7% और गुजराती सिर्फ 2% पर है। हाँ, लेकिन सच ये भी है कि हिंदी का एडॉप्शन रेट तेजी से बढ़ा है। अर्बन एरियाज में हिंदी के यूजेस और विजिबिलिटी दोनों बढ़े हैं। इसी खतरे को भांपते हुए हिंदी के बढ़ते प्रभाव और इम्पोजिशन के डर ने फिर से एमएनएस और राज ठाकरे जैसे नेताओं को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिस पर वो राजनीतिक रूप से फिर से एक्टिव हो सकते हैं। और शायद यही रीजन है कि लैंग्वेज अब सिर्फ कल्चरल इशू नहीं रह गया, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक इलेक्शन कार्ड बन चुका है। जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है वो दशकों से तमिलनाडु में हो रहा था, लेकिन तब शायद किसी ने भी गौर नहीं किया होगा। एक नैरेटिव सेट किया गया था कि नेशनल यूनिटी के नाम पर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज और कल्चर बाकी सारी रीजनल आइडेंटिटीज पर थोपे जा रहे हैं। और ये बात लोगों के दिमाग में इतनी गहराई से बैठा दी गई कि उन्हें लगने लगा कि हजारों साल पुरानी तमिल संस्कृति धीरे धीरे मिटाई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो डर फैलाने वाली राजनीति है, तो शायद है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि डर वाली राजनीति, खतरे वाली राजनीति, अस वर्सेस देम वाली राजनीति, ये सब नॉर्थ इंडिया में कितने अच्छे से काम करती है। और अगर आपको वहां ये बात गलत नहीं लगती
तो फिर यहां भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वो बात वहां गलत लगती है तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ की पार्टीज जो काम कर रही हैं, जो फॉर्मूला अप्लाई कर रही हैं, वही सेम टू सेम फॉर्मूला अब साउथ की पार्टियों ने भी अडॉप्ट कर लिया है। जैसे डीएमके पार्टी, जिसने 1967 में एंटी हिंदी मूवमेंट के जरिए ही तमिलनाडु की सत्ता में एंट्री की थी, तब से आज तक उन्होंने तमिल आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स खेली है। आज सीएन स्टैलिन उसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम वही ट्रेंड महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी देख रहे हैं। साउथ की स्टेट्स में एक बात तो क्लियर है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक लैंग्वेज यानी हिंदी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगती है तो बाकी भाषाओं के साथ अन्याय होने का एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी या बिहार से हैं और आपको बोले कि अब से तमिल या मलयालम पढ़ो, तो आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली सेम फीलिंग आती है तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र को जब उन पर हिंदी थोपने की कोशिश की जाती है। और ये सिर्फ इमोशनल डर नहीं है, ये डर पॉलिसी लेवल पर भी रियल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत हिंदी को बैकडोर से थोपने की एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई और ये पहली बार नहीं हुआ। 1968 की पॉलिसी हो, 1986 की हो या आज की, हमेशा से ही एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रमोट करने की कोशिश हुई है हमारे देश में। इसके अकॉर्डिंग हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ और एक इंडियन लैंग्वेज बस। लेकिन नॉन हिंदी भाषी राज्यों में वहां का रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश और साथ में हिंदी भी थोपी जाएगी। मगर तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कभी भी इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया है, वहां पर सरकारी स्कूल्स एक 2 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉलो करते हैं, तमिल और इंग्लिश। और उनका लॉजिक भी सिंपल है, जब हर स्टेट में इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो फिर हिंदी को ही लिंक लैंग्वेज क्यों बनाया जाए? वैसे भी जॉब्स, टेक्नोलॉजी, साइंस, ग्लोबल कम्युनिकेशन, ये सब इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं। और अगर नेशनल यूनिटी ही मुद्दा है तो फिर हिंदी बेल्ट में तमिल, मराठी, कन्नड़ जैसी भाषाएं क्यों नहीं सिखाई जाती? डेटा कहता है हिंदी बेल्ट के 90% से ज्यादा लोग सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, हिंदी। थर्ड लैंग्वेज के नाम पर या तो संस्कृत ठूस दी जाती है या फिर अंग्रेजी भी ढंग से नहीं सिखाई जाती। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, जब नॉर्थ इंडिया में ही लैंग्वेज एजुकेशन की हालत इतनी खस्ता है तो फिर साउथ इंडिया में हिंदी पढ़ने पढ़ाने को लेकर इतनी जोर जबरदस्ती क्यों की जा रही है? और अब ये डिबेट ना केवल सिर्फ हिपोक्रेसी का हिस्सा है बल्कि पॉलिसी का हिस्सा भी बन रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फिर से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये बोलकर लाया गया कि अब थर्ड लैंग्वेज हिंदी होना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि बाकी इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हिंदी पर करती है, यानी ऑप्शनल बोलकर भी ऑप्शन असल में एक ही बचता है, हिंदी। और ये भाषा का भेदभाव सिर्फ पॉलिसी में ही नहीं, फंडिंग में भी साफ दिखता है। पिछले 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने संस्कृत के प्रमोशन पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और बाकी की 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, इन सब पर सिर्फ 150 करोड़ खर्च किए गए। संस्कृत के प्रमोशन पर खर्च की गई रकम 17 गुना ज्यादा है बाकी की लैंग्वेजेस पर किए गए खर्च की तुलना में। मतलब तमिल को मिली सिर्फ संस्कृत की 5% फंडिंग। अब ऐसे में जब लोग कहते हैं कि लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उनका गुस्सा लॉजिकल है, इमोशनल नहीं। अब ये मुद्दा सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा, महाराष्ट्र में भी ये झलक दिखने लगी है। अप्रैल में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एनईपी 2020 के तहत क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए हिंदी को डिफॉल्ट थर्ड लैंग्वेज बना दिया। शायद उन्हें लगा कि ये चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोगों ने सवाल पूछे, विरोध हुआ और सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। जब तक हमारे देश में लिंक लैंग्वेज का मुद्दा अनसुलझा रहेगा तब तक भाषा को लेकर राजनीति चलती रहेगी और हम एक दूसरे के खिलाफ डिवाइड एंड रूल में उलझे रहेंगे। 1968 में जब पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी लाई गई थी तब कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का आइडिया दिया था। इसमें कहा गया हर स्टूडेंट को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं, इंग्लिश, हिंदी और नॉर्थ इंडिया के लिए एक साउथ इंडियन लैंग्वेज और साउथ इंडिया के लिए हिंदी। मतलब साफ था कि देश भर में एक लिंक लैंग्वेज के रूप में हिंदी को प्रमोट किया जाए। लेकिन यही आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदी को सब पर थोपना सही है? क्या एक भाषा को राष्ट्रभाषा कहकर हर राज्य की उसकी अपनी भाषा और उसकी पहचान को छोटा दिखाना सही है? इतिहास उठाकर देखिए, इस सवाल पर सिर्फ बहस नहीं हुई
प्रोटेस्ट हुए हैं, हिंसा हुई है और जाने तक गई हैं। और सबसे जरूरी बात, जब थर्ड लैंग्वेज की बात आती है तो नॉर्थ इंडिया में कब ऐसा हुआ है कि वहां साउथ की भाषाएं सिखाई गई हो? फैक्ट्स यही कहते हैं कि बिहार, यूपी, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों में 90% से ज्यादा लोग बस एक ही भाषा में कंफर्टेबल हैं। दूसरी भाषाओं में, स्पेशली इंग्लिश में, उनकी प्रोफिशिएंसी बहुत कम है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु, केरला या उड़ीसा की बात करें तो वहां के लोग दो भाषाओं में कहीं ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं। अब अगर राजनीति को साइड में रख दें तो ये क्लियर है कि टू लैंग्वेज फॉर्मूला कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब जो लोकल भाषा है वो पढ़ाओ और उसके साथ इंग्लिश को एक न्यूट्रल ग्लोबल लिंक लैंग्वेज की तरह सिखाओ। इससे दो फायदे होंगे। पहला ये कि किसी पर भी हिंदी थोपने का इल्जाम नहीं लगेगा और दूसरा, इंग्लिश के जरिए हम एक न्यूट्रल ग्राउंड पा सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी रेलिवेंट है। आप सोचिए, इंडिया का आईटी रेवोल्यूशन सक्सेसफुल क्यों रहा? क्योंकि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को समझा, अपनाया और इस्तेमाल किया। इसी वजह से हम ग्लोबल क्लाइंट से कनेक्ट कर पाए। अगर तब हमारे पास इंग्लिश की स्किल नहीं होती तो आज की हमारी आईटी इंडस्ट्री शायद खड़ी भी नहीं होती। और अगर थर्ड लैंग्वेज करना ही है तो करो ना, एआई करो, कोडिंग करो, मशीन लर्निंग करो, विजुअल कम्युनिकेशन करो, लेकिन भाषा पर इतना फोकस, इतनी मारामारी मत करो। भाषा को लेकर इतना विवाद, इतनी सियासत, ये अब खतरे की घंटी बनती जा रही है। अगर इसको जल्द सुलझाया नहीं गया तो ये मुद्दा भी कम्युनल और कास्ट पॉलिटिक्स जैसा एक और पोलराइजिंग मुद्दा बन जाएगा जो देश को भीतर से जला सकता है। क्योंकि सच तो यह है कि देश पहले से ही पोलराइजेशन और हेट पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है। अब एक और आग लगाने की जरूरत नहीं है। और दुखद आयरनी देखिए, जहां एक तरफ लोग भाषा के नाम पर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में 2025 में 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं हो रही। महिलाएं किलोमीटरों तक पैदल चलकर पानी लाती है, इस बात पर तो किसी ने किसी को तमाचा नहीं मारा। 1 करोड़ निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए जालसाज लेकर भाग जाते हैं, लेकिन ये मुद्दा ट्रेंड भी नहीं करता। अगर कर्नाटक के नेता इतना ही गुस्सा बेंगलुरु के ट्रैफिक पर करते तो आज बेंगलुरु दुनिया की तीसरी सबसे स्लो ट्रैफिक सिटी ना होती। अगर तमिलनाडु जैसे स्टेट में भाषा के बजाय रोजगार पर ही फोकस होता तो वहां एक साइलेंट एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस पैदा नहीं हो रहा होता। और अगर इतनी ही चिंता राष्ट्रीय एकता की कर ली होती तो शायद आज हम लैंग्वेज वॉर नहीं, लिटरेसी वॉर लड़ रहे होते। देश पहले से ही नफरत में जल रहा है और आग लगाने के लिए मुद्दे खोजने में तो हमारे पॉलिटिशियंस एक्सपर्ट्स हैं ही। भाषा की राजनीति कोई नई नहीं है, कभी कांग्रेस ने की थी, आज बीजेपी कर रही है। हिंदी को थोपने की कोशिशें लंबे समय से होती आ रही हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो इसका आंसर है यस, लेकिन शायद वो सोल्यूशन पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल ना हो। एक ऐसा देश जहां कोई इंग्लिश बोले तो उसे शर्म ना आए, उसे एल्टिस्ट ना समझा जाए, कोई हिंदी बोले तो उसे राष्ट्रवादी ना घोषित कर दिया जाए, और कोई रीजनल भाषा बोले तो उसे एंटी नेशनल ना कहा जाए। बस इतनी सी ही तो डेमोक्रेसी की दरकार है। हम दूसरी भाषाओं तमिल, तेलुगु, उड़िया को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें। और अगर हमें एक लिंक लैंग्वेज चाहिए तो वो इंग्लिश होनी चाहिए, जो न्यूट्रल भी है और प्रैक्टिकल भी। नहीं तो ये लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहेगा। पॉलिटिशियंस इसे सत्ता की रोटियां सेकने के लिए भड़काते रहेंगे और जनता एक दूसरे से उलझती रहेगी। दूसरे देश रॉकेट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, इवन मॉस्किटो साइज रोबोट्स बना रहे हैं, वर्ल्ड लीडिंग इनोवेशन का हिस्सा बन रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का खून चूसने में लगे हुए हैं। लोगों को भी चाहिए कि वो भी ऐसे नॉनसेंस इश्यूज पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना बंद करें, क्योंकि ये मुद्दा और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर पॉलिटिशियंस इसे और कुरेदेंगे तो लोग और भड़केंगे। इसे अभी रोकने की सख्त दरकार है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।